पिछले वीडियोस में हम जो अपना इकोलॉजी थी और इकोलॉजी में खासकर जो अपना कम्युनिटी इकोलॉजी मतलब सीन इकोलॉजी थी, जिसमें एक तो इंडिविजुअल यानी कि ऑटोकोलॉजी है, दूसरा अपनी कम्युनिटी इकोलॉजी है, उसे देख चुके थे। और कम्युनिटी इकोलॉजी में जो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था रोंकियर का क्लासिफिकेशन, जिसमें फेनेरोफाइट था, चेज्मोफाइट था, जियोफाइट था। इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका अगला पार्ट आएगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है कि जब जो अपनी पॉपुलेशन थी, तो यहाँ तक अभी अपन कम्युनिटी लेवल तक क्या कर रहे थे, ये जो अपने बायोटिक कंपोनेंट है उन्हीं पे ध्यान दे रहे थे। यहाँ साइड में अपने अबायोटिक कंपोनेंट भी है, अबायोटिक, और ये थे कौन, बायोटिक। तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है, ये ऐसा नहीं है कि फ्रीली हो, ये आपस में बहुत दर तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अबायोटिक कंपोनेंट है वाटर। अब वाटर के साथ क्या होता है कि आप उसे आपकी बॉडी में वो इंटर करता है और फिर आउट हो जाता है। एयर के साथ भी वही है कि वो आपकी बॉडी में इंटर करता है और आउट हो जाता है। तो आपकी सर्वाइवलिटी के लिए जो एयर है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है। तो इस टाइप की जो कंपोनेंट है, यानी कि जो अबायोटिक फैक्टर्स है, इनके बिना बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है, ये आपस में मिलकर एक टाइप से एक सिस्टम बनाते हैं। इसी सिस्टम की स्टडी को बोलते हैं इको सिस्टम। अब क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट, इसमें खासकर अबायोटिक कंपोनेंट में जो अपने फैक्टर थे, क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक वाले जो थे, उन चीज़ों को अपन देख चुके थे। यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट में देखो, इंडिविजुअल है यानी कि ऑटोकोलॉजी है, कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें तो देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम उन्हें एक अलग एस्पेक्ट में देखेंगे। इकोसिस्टम में हम उन्हें इस हिसाब से देखेंगे कि आखिर ये जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम चल कैसे रहा है। सिस्टम इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ इसमें इंडिविजुअल, खासकर जो बायोटिक में है, वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब है जैसे आपके घर में मम्मी खाना बनाती है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, इसमें एक एनर्जी का एंट्री पॉइंट है। एनर्जी कहाँ से आ रही है, पॉसिबिलिटी है मेजॉरिटी जो है अपनी वो सोलर से आती है, कुछ केमिकल से भी आती है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के थ्रू, लेकिन बेसिकली अपने यहाँ सोलर से आ रही है। तो सबसे पहले तो वो है कि इस जो सिस्टम जो अपना बन रहा है, इस सिस्टम के अंदर एनर्जी की एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने वाले कौन है, इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर। ये क्या करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है, यानी कि जो लाइट एनर्जी है, उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। जैसे कि उन्होंने सोलर रेडिएशन की हेल्प से CO2 और H2O को मिला करके ग्लूकोज बनाया। मीन्स जो एनर्जी थी, जो रेडिएशन एनर्जी थी, उसे उन्होंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये है प्रोड्यूसर। इसके बाद फिर एक गैंग शुरू होता है, गैंगवार, वो है कंज्यूमर का। एक ने खाना बना दिया, फिर उसको खाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उनमें सबसे पहले जो कंज्यूमर होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, अपने हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब जो घास घास फूस खाते हैं, मतलब अपने जानवर खाते हैं, जानवर वगैरह जो है, एनिमल है, कैटल्स है, वो है प्राइमरी कंज्यूमर। अब क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ये जो हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसे खाते हैं। ये खाएंगे और फिर ये क्या करते हैं, अपना बॉडी का भी साइज बनाएंगे। मतलब जो अपने कैटल है, उनके भी बॉडी का मास है, वो कहीं ना कहीं बचपन से एनर्जी को खा खा करके वो अपने खुद मोटे आ गए हैं। तो एक टाइप से इनके ऊपर आ जाते हैं सेकेंडरी। ये वो कंज्यूमर है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। ये कौन है, नॉन वेज वाले, जैसे कि भेड़िया है, टाइगर है। तो इन्हें बोल देते हैं अपन सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो ये नॉन वेज वाले हो गए। सेकेंड थिंग, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर थे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो खा रहे हैं, उसके बाद इनका बॉडी मास तो बढ़ ही रहा है। तो एक टाइप से ये जो यहाँ पर ग्लूकोज था, उस एनर्जी को एक अलग टाइप की एनर्जी में बना रहा है, ये अपनी थोड़ी बॉडी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसे। तो इसलिए इन्हें बोल देते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये भी कुछ ना कुछ करेंगे।
जैसे अगर यहाँ पर भेड़िया ले लो, फॉक्स वगैरह ले लो, जिसने प्राइमरी को खाया है वो भी कुछ ना कुछ बॉडी को मास करेगा। तो इसलिए हमने या तो बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर, या बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर। कार्निवोर मतलब मांसाहारी, तो ये सबसे पहला मांसाहारी है। या इसे बोल सकते हैं सेकेंडरी ये था, तो ये है अपना टर्सरी मतलब थर्ड प्रोड्यूसर आएगा। इसके बाद इस चेन में अक्सर ऐसा होगा कि टॉप पे होगा। या तो इसे बोल सकते हो कि टॉप कंज्यूमर बोल दो, या टर्सरी कंज्यूमर बोल दो, या टॉप कार्निवोर बोल दो, या फोर्थ प्रोड्यूसर बोल दो। तो ये कौन होगा? वो टॉप वाला होगा जो सेकेंडरी कार्निवोर को भी खा जाता है, जैसे कि अपना लॉयन है, टाइगर है, जो इन्हें भी खा जाता है। तो यहां पर ये तो चैन रखी कंज्यूमर की। ओके, अब पूरी साइकिल जो है वो यहां तक ही चली, लेकिन जो एनिमल है वो मर जाएगा। तो मरने के बाद देखो, अभी तक प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो तो गिरी है, लेकिन क्वालिटी, मतलब कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। क्वालिटी के मुद्दे में कैसे? जैसे सपोज ये जो था प्रोड्यूसर जो था, इसने जो फूड बनाया था, इसने जो फूड बनाया होगा वो कितने में बनाया? सपोज इसका जो वॉल्यूम था वो था 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इसका जो टोटल एनर्जी थी वो थी सपोज 1000 किलो कैलोरी। प्राइमरी कंज्यूमर में जब इसने खाया था तब उसका बॉडी मास तो कम हुआ होगा, तो उसकी जो पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि सेम एनर्जी के लिए आपको जो वेज जो है, वेजिटेरियन जो है, उन्हें ज़्यादा वॉल्यूम कंज्यूम करना पड़ता है कंपेयर टू नॉन वेज वालों को। अगर नॉन वेज आप खाओगे तो वहाँ कम ही फूड मटेरियल में आपको उतनी एनर्जी मिल जाती है। इस टाइप से अब अपने लास्ट में आएंगे, इन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर। लास्ट जो है ये है डिकम्पोजर। ये क्या करते हैं? चाहे वो प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, एक टाइम के बाद इन दोनों की ही डेथ हो जाती है। अब अभी तक यहाँ से जो एनर्जी है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चल रहा था, ठीक है, जो भी है हो गया। इन सब की डेथ होने के बाद क्या होगा? इसके बाद डिकम्पोजर एक्टिव होंगे। इन लोगों ने, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ने क्या किया था कि जो एनर्जी थी या जो मिनरल्स थे उन्हें मॉडिफाइड करते करते चले गए, प्रोसेस करते गए, लेकिन अब मिनरल्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन वो मिनरल्स एक से दूसरे में गए, लेकिन अभी इकोसिस्टम में वापस नहीं आए। डिकम्पोजर क्या करेंगे? इन जो एनिमल्स हैं उन पर अटैक करेंगे और उनकी जो मिनरल्स हैं उन्हें वापस रिलीज कर देंगे। इसे ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि अगर जो टाइगर है वो कहीं मर गया ग्रासलैंड में, तो ये कीड़े मकोड़े उस पर अटैक करेंगे और अगले 15-20 दिन उसे बदबू मारता रहेगा, लेकिन उसे पूरा गायब कर देंगे। तो गायब करने का मतलब उसके जो मिनरल्स थे, क्योंकि जो टाइगर है उसकी जो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं तो जो वाटर है, चलो ठीक है, वाटर है वो एयर में उड़ जाएगा, लेकिन जो प्रोटीन है वो कहीं टूटेगी, और जो प्रोटीन से जो मिनरल्स निकलेंगे, आयरन निकलेगा, सोडियम निकलेगा, नाइट्रोजन, चलो गैस हो गई वो अलग है, लेकिन जो नाइट्रोजन के कंपाउंड रहेंगे जो नीचे आएंगे वो कहाँ जाएंगे? तो ये जो मिनरल्स थे उन्हें वापस साइकिल में लेके आएंगे, वापस सॉइल में मिला देंगे। जब वापस सॉइल में मिला देंगे, जो प्रोड्यूसर थे वो वापस एब्जॉर्व करेंगे, जो घास वगैरह थी, ग्रासेस वगैरह थी, वो वापस एब्जॉर्व करेगी, और इस टाइप से साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस साइकिल में या इस साइकिल की कंटिन्यूटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है डिकम्पोजर या माइक्रो कंज्यूमर। अगर इकोसिस्टम से ये डिकम्पोजर को हटा दिया जाए तो ये पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजर ही ऐसी कंटेंट है या ऐसी पिलर है इस पूरे इकोसिस्टम का जो पूरे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोड्यूसर से लेकर टर्सरी कंज्यूमर तक किसी ने भी न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग नहीं की, ये डिकम्पोजर ही कर रहे हैं। चाहे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जब उनकी डेड बॉडी होती है उसे ख़त्म करने में लगा रहे हो, या ये जो है जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी है, जैसे ये अपने प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की बॉडी है वो ख़त्म हो गई, प्लांट जो है वो बूढ़ा हो गया, टूट के गिर गया, तो वहाँ पर भी डिकम्पोजर एक्टिव होंगे। कंज्यूमर है जो
गाय वगैरह भैंस वगैरह है, जो कैटल अपनी भेड़ बकरी है, इसे अगर किसी ने हंट नहीं किया, ये जिंदगी के लास्ट में पहुंचने के बाद खत्म हो जाएगी, तो वहां पर भी डिकम्पोजर एक्टिव होंगे। तो डिकम्पोजर कोई भी हो, ऊपर के जितने भी थे डिकम्पोजर उनको हिलने लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ अपना जो इकोसिस्टम वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने करंट अफेयर वालों में आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे। अब मेजोरिटी आप में से शंकर वाली है जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी उसे पढ़ रखी है, तो उसमें जो अपने एनर्जी पिरामिड है, एनर्जी का जो 10% का रूल है, वो सारी चीज़ें पहले से ही सबको जानते हो, तो यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। अब अपना इसमें अगला मुद्दा आता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया एंड राजस्थान। अब यहाँ पर जो समझना है वो बातें डिस्कस कर लेंगे। पहला ये है कि ये बात शुरू क्यों हुई। जब अपने यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ठीक है जो भी चला, लेकिन बाद में एक बात समझ में आई कि पूरे देश को एक ही टाइप के जूते नहीं पहनाए जा सकते, या एक ही साइज के जूते हर आदमी को नहीं पहनाए जा सकते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं कि पूरे देश को एक क्लाइमेट के, वहाँ से किस टाइप की क्लाइमेट है उसके हिसाब से हम जोन को देखेंगे, और फिर हर जोन के हिसाब से हम एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पर कौन किस टाइप की क्रॉप की प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाहिए, उस चीज़ पर ध्यान दिया देना चाहिए। इस टाइप से हम एग्रीकल्चर या ग्रीन रिवोल्यूशन को है उसे लोकलाइज लेवल पर बूस्ट अप कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ क्लाइमेट को ध्यान दिया गया, उसके हिसाब से जोन किया गया। तो ये एग्रीकल्चर के लिए था, इसलिए यहाँ पर एग्रो टर्म जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से करने वाली 3 एजेंसी हैं। एक तो था प्लानिंग कमीशन, इसने अपनी कथा अलग बांधी। इसने पूरे देश को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा। दूसरी है आईसीआर। यहाँ पर समझते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर इंडिया में कोई भी रिसर्च होता है तो वो एक एजेंसी करती है, ये है आईसीएआर। अब आईसीआर की काफ़ी बॉडीज हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से 2 बेसिक है। एक तो है एनबीएसएस, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, एनबीएसएस एंड एलयूपी, ये है नागपुर, से याद रखना। आईसीआर वालों के तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन आपकी में भी पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाए। तो ये जो एनबीएसएस एंड एलयूपी है, ये क्या बोला, लैंड यूज प्लानिंग। ये पूरे देश की सॉइल जो है, जैसे आप सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, या किस स्टेट में किस टाइप की सॉइल है, या रेड सॉइल कैसी है, तो ये सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल की स्टडी करना, ये सारी जो काम है वो करता है एनबीएसएस। तो इसने भी, अब जब कोई खाली होता है तो वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो एनबीएसएस ने भी ये काम किया, और उसने लगभग 20 टाइप के जो सॉइल टाइप है वो बताए। तो आईसीआर जो काम करता है वो ये एनबीएसएस के हिसाब से कर लेता है, इसकी अपनी प्लानिंग चलती है। दूसरा कौन है, इसी मुद्दे पे जब एनबीएसएस ने उससे पहले काम नहीं किया था, तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट था नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये भी आईसीआर ने शुरू किया था, और उसमें उन्होंने बोला था कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से बांट लो देश को। पहले इसके थोड़ा बेसिक समझते हो, हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करना है स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि देश का कौन से एरिया किस टाइप के जोन में आ रहा है, उस हिसाब से फिर जोन वाइज हम वहाँ एग्रीकल्चर को प्रमोट दें, फंडिंग दें। तो अब उसका काम कौन करेगा, फंडिंग का काम जब भी आता है तो एक तो आता है प्लानिंग कमीशन का, जो आज के टाइम पे आ गया नीति आयोग। दूसरा काम कर सकता है एग्रीकल्चर के पे, वो है आईसीआर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबको बोल देती है कि जो भी कर सके कर दे भाई, इस टाइप का करना है। तो फिर इस काम में जब आईसीआर एक्टिव था तो इसने काम करना शुरू किया। तो इसलिए इसने सबसे पहले क्या किया कि एक प्रोजेक्ट चला दिया, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया, ये इतने पियक्कड़ वाले लोग थे कि इन्होंने यहाँ पर 150 ऐसी कुछ लंबे चौड़े हैं, बहुत बड़ा डाटा बना दिया, मतलब बहुत ज़्यादा जोन बना दिए। अब बना दिए ठीक है, वो उनका अपना मुद्दा है, लेकिन ये इतना डिटेल बना दिया कि इससे लोगों के दिमाग के दही हो गया। बोला भाई ये तो बहुत हो गए, कौन याद रखेगा, कौन हर एक डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे याद रखेगा। पूरे देश को देखो 15-20 जैसे आपके सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट्री है, अगर इसमें 20-25 सब्जेक्ट हो तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर 150 सब्जेक्ट डाल दोगे भले ही छोटे छोटे, तो दिमाग खराब हो जाता है। वैसे ये है कि इन्होंने 150 के आसपास डाल दिए, तो फिर बाद में इनकी पेंडिंग में चला गया, किसी ने ज़्यादा वैल्यू दिया नहीं। बाद में जो एनबीएसएस है इसने भी दिया,
उसके बाद आया, इन्होंने 20 टाइप का बोल दिया। तो आईसीआर कहीं ना कहीं जो थोड़ा प्रमोट कर देती है, ये 20 के हिसाब से चलता है। तो अपने लिए 20 जो है वो थोड़ा हल्का इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। अब आपको मालूम है कि देश में जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था है वो है नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन। क्यों? क्योंकि नीति आयोग में ये आईसीआर जो है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक 3 विंग है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मतलब 3 डिपार्टमेंट हैं। उनमें जो एजुकेशन है उसका सेक्रेटरी इसका डायरेक्टर होता है। तो ये उसके विंग के अंडर आती है, और फिर इसका होता है मिनिस्टर, और वो मिनिस्टर नीति आयोग में होता है। तो ये तो बहुत नीचे की संस्था है, इसके ऊपर नीति आयोग है, और नीति आयोग में सीधा पीएम बैठता है, उसका चेयरमैन है। नीति आयोग ने जब किसी को क्लासिफाई कर दिया तो फिर इनकी कौन सुनने वाला, नीचे वालों की। तो नीति आयोग ने इसे 15 टाइप का बोला था। इसलिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि देश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो आप सीधा नीति आयोग वाला लगाओगे 15। अगर और कोई जबरदस्ती गला पकड़ ले तो फिर अपन ये 20 वाला लगा देंगे, एनबीएसएस का। अब अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें अपन को बेसिकली तो याद रखना है कि नीति आयोग ने 15 जोन में डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक नंबरिंग मिल जाएगी, ये याद रख लो कि कौन सा जोन कौन सा है, इसे देखना पड़ता है आपको। इतना पता होना चाहिए कि कोस्टल कहाँ है, ये है नॉर्थ ईस्ट है, हिमालय है, नॉर्थ इंडियन प्लेन है, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे गंगटिक प्लेन है उसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर है, मिडिल और अपर गंगटिक प्लेन है। इस टाइप के जो 3 जोनेशन, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। एक मुद्दा आ जाता है कि इसमें नंबरिंग को क्या याद रखना है क्या, तो नंबरिंग को तो नहीं करना है, लेकिन कभी कभी क्या है कि जो पेपर सेटर हैं कई बार थोड़े खिसके टाइप के आ जाते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। हालांकि उसके चक्कर में ये कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि 4th नंबर का ये है या 4th नंबर का ये है या 4th का ये है। बस ये पता होना चाहिए कि 15 है। तो नंबरिंग की बात की जाए तो आपको 2 चीज़ें याद रख लो। सबसे पहले अपन ये हिमालय वाले को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सबसे टॉप पे है। लास्ट में जो 15वें नंबर का आएगा वो आएगा अपने आइलैंड वाले रीजन, और 40 नंबर पे अपना ये जो डेजर्ट वाला है इसे याद रख लो। बस इतने से नंबरिंग को ज़्यादा, मैंने बोला ना कि नंबरिंग की कोई मतलब नहीं है, वो तो एक्सेप्शनली कहीं 10-15 साल में कोई खिसका हुआ आ जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा जो अपना एनबीएसएस वाला है उसके हैं 20। अब बात ये है कि क्या दोनों को रट्टा मारना चाहिए, क्योंकि 15 याद करें या 20 करें, और कई बार क्या जब दोनों हो जाते हैं तो ये एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं, इधर का उधर खसक जाता है, उधर का इधर। तो इसमें केवल इतना ही काम करो कि आपको 15 याद रखना है, 20 तो ये हो जाए, बस इतना याद रखो कि 20 है। ये 20 के चक्कर में नहीं पढ़ने का, नंबर बिल्कुल नहीं रखो। ज़्यादा अगर किसी को करना है तो राजस्थान का देख लो कि राजस्थान में कितने हैं एनबीएसएस वाले। तीसरा ये है कि अपना राजस्थान में कौन कौन से जोन आते हैं, क्योंकि एक तो इंडिया वाला हो गया, दूसरा है राजस्थान वाला। तो ये जो अपने 15 आते हैं, ये एक लंबी सी लिस्ट दे रखी है। ये एक्चुअल में 15 से नहीं है या 20 से नहीं है। ये जो आईसीआर की जो मैंने बोला था, एक तीसरी जो रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई थी जिसने वो 150 के ऊपर बना रखे थे, तो ये उनमें से है। अब क्योंकि राजस्थान जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने उनमें से ले रखे थे, तो अपन को उसी के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर राजरस ने क्या कर रखा है, इसी ने ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो क्योंकि मिनिस्ट्री सेंटर में होती है, स्टेट में डिपार्टमेंट होता है, इन्होंने इस टाइप की एक टेबल डाल रखी है। राजरस की जो वेबसाइट है वहीं से आपकी जो सीट में उठाई हुई है, तो उन्होंने इनको समराइज फॉर्म में कर रखा है। तो बस इनके नाम रट्टा मार लो कि कौन कौन जॉन है अपने, और दूसरा आपको याद रखना है कि कौन सा जॉन किसके डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जॉन में आपको मिलेगा ये जॉन वाले, इन चीज़ों को याद नहीं रखना है, अपने केवल एरिया याद रख लो और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, यानी कि इसका मैप, आपको केवल इस जोन का मैप पता होना चाहिए। इसमें कितनी रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर कितना है, इन चीज़ों के लिए अपने लिए कोई सेंस नहीं है। ये क्रॉप वगैरह ज़्यादा सेंस नहीं है। सॉइल एक बार देख सकते हो, और अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, कौन से डिस्ट्रिक्ट किधर पड़ता है, मतलब एक एरिया देखना है और उस टाइप की सॉइल टाइप वगैरह, रिमेनिंग चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस एक बात और है जो देखो, यहाँ पर आपके में एरिया लिखा होगा, टोटल एरिया, इसमें बस ये छांट लेना है कि सबसे बड़ा जोन कौन सा है। तो जैसे सपोज इसमें अगर सबसे बड़ा निकला है, ये 8 जो है उनमें सबसे बड़ा निकला है, तो बस केवल इतना याद रखो कि सबसे बड़ा वाला ये रीजन है।
इन 8 जोन में। तो आपको बस सबसे बड़ा जोन याद रखना है और उसमें एवरेज किस टाइप की सॉइल है और उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, अपना काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट या टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो ये तो रहा अपने सॉइल वाला पार्ट, एग्रो क्लाइमेटिक जोन का वाला। इसी में एक लास्ट में और एक बीच में पार्ट घुसा हुआ है, वो है अपना कंजर्वेशन बायोलॉजी का। इकोलॉजी से रिलेटेड है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, खासकर एक तो वेटलैंड वाला इशू कर रखा है कि वेटलैंड क्या है, दूसरा कुछ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी इसी में कर रखे हैं। फिर अपना इसके बाद लास्ट में पार्ट आएगा वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ वेटलैंड या रामसर साइट की बात की जाए तो यहाँ आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड इकोसिस्टम को कैसे इम्प्रूव करते हैं, इकोसिस्टम के लिए कैसे बेटर है, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में कोई आने वाला है नहीं, कोई पूछने वाला आपसे है नहीं। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि आखिर ये वेटलैंड की बात शुरू कैसे हुई है, वो कौन सी एजेंसी ने किया, वो सारी चीज़ें आप इंटरनेशनल एजेंसी वाले में पढ़ ही लोगे कि कैसे IUCN वगैरह या WWF है या ये सारी एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। मेन मुद्दा है कि 1971 में 2 फरवरी 1971 में ये जो IUCN वगैरह जो एजेंसीज थी, इनने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को इकट्ठा किया। कहाँ? रामसर, ईरान की एक सिटी है रामसर। रामसर तो यहाँ इकट्ठा किया इन लोगों को, और वहाँ पर इन लोगों ने मिलकर बोले कि ये देखो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि वेटलैंड यानी कि दलदल जहाँ पर पानी भरा वाले एरिया में रहती हैं, उनके लिए हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर बर्ड्स या तो इंटरनेशनल क्रॉसिंग करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे हैं। जैसे कि आपने समझ लिया साइबेरियन वाले इंडिया में आ रहा है, तो ये इस टाइप से है कि किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है सोसाइटी की। वो साइबेरिया से आते हैं तो सेंट्रल एशिया वाले कंट्री भी उन पर दावा कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकते हैं और इंडिया वाले भी कर सकते हैं। तो जब ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक काम किया जाए कि इनकी जो एरिया है वेटलैंड वाले हैं, उन्हें एक टाइप का प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे जब ये उड़ते हैं तो इनकी शिकार वगैरह जो बीच में हंटिंग हो जाती है, जो इन्हें काफ़ी लॉस पहुंचाता है, वो ना हो। तो इसके लिए फिर बाद में ये खड़ा किया गया। तो आपको याद रखना कि ये कब हुआ? 2 फरवरी 1971। इसलिए 2 फरवरी से ही वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाने लगा। फर्स्ट टाइम ये 1997 में मनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे बना तब किसी ने समझा नहीं, बाद में फिर एकदम जग का खुलता है कि अरे भाई वेटलैंड डे भी मनाया जा सकता है, तो वो चलता रहा। फिर कब कम इन टू फोर्स आया, ये अपने लिए याद रखना, रख सको तो रख लो, नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने लिए मेन मुद्दा था कि 1971 में स्टार्ट हुआ। कहाँ हुआ? रामसर में। और किसके लिए था? ये था वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब जो वाटरफॉल का मतलब हुआ कि जो पानी में रहने वाले पक्षी वगैरह हैं उनके लिए। अब वेटलैंड के फिर इम्पोर्टेंस वगैरह होता है कि आखिर वेटलैंड जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है उसका। अब जैसे सपोज कोई विलेज है, उनके पास जो भी उनका गांव वालों का पानी आता है, तो ये एक्चुअल में पानी रिवर रिवर या समुद्र में पहुंचने से पहले ये वेटलैंड की पछड़े में आता है। और वेटलैंड वाले में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यही उसे प्यूरीफाई करते हैं, उसके जो साबुन वगैरह के जो केमिकल्स हैं उन्हें डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ देते हैं। तो इस टाइप से वेटलैंड जो है वो एक टाइप से जो वाटर है या इकोसिस्टम के प्यूरीफायर का काम करते हैं। और फिर ये क्योंकि लोगों के पास होते हैं तो फूड चेन वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, तो इस टाइप से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जुड़ गई हैं और इकोसिस्टम वाले पार्ट भी है, तो इसलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर है वो पढ़ लेना। और फिर वैसे भी ये है कि वेटलैंड वहाँ पर पानी को थोड़ा रोकने का काम करता है, तो इससे वाटर इरोजन की भी समस्या कम होती है, और नीचे वाटर परकुलेट होगा तो परकुलेशन का रिजल्ट होगा कि वहाँ वाटर टेबल भी बढ़ेगा। अब आता है जिस पर अपने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है कि इंडिया में टोटल वेटलैंड कितने हैं। ये तो वैसे टोटल वेटलैंड ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जब भी ऐसा पूछेंगे तो कोई पर्टिकुलर डेट देंगे। या फिर दूसरा आ सकता है कि आपसे वेटलैंड पूछ लिया जाए कि ये वेटलैंड कहाँ है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे भोज वेटलैंड कहाँ है, या पोंग लेक डैम है वो कहाँ पर है, या पॉइंट कैलिमियर जो है वो कहाँ है, किस स्टेट में है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि जो नंबर है वो एक टाइम के साथ बदल जाती हैं। अभी जैसे टोटल वेटलैंड इंडिया में जो है वो है 37। यहाँ नोट्स में 27 लिखा हुआ है। 27 है, कब थी? जनवरी 2019 में। इसके पीछे रीज़न ये था कि जब उस टाइम पर चेक किया गया तो अपने यहाँ एक वाइल्ड लाइफ इसकी है, वाइल्ड लाइफ कुछ है इंफॉर्मेशन सेंटर
इकोलॉजी जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी एक सेंटर है इंफॉर्मेशन का। वो इंफॉर्मेशन सेंटर अभी तक जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो जनवरी 2019 तक की ही दे रहा है, और जिसके हिसाब से देश में केवल 27 वेटलैंड है। हालांकि इसी साल स्टार्टिंग में 10 वेटलैंड और इस रामसर की लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल तो 37 है, लेकिन लिस्ट में 27 दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों ही याद करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि करंट में 37 है, लेकिन 27 पुरानी लिस्ट में थे 10 जुड़ने से पहले। तो अगर वो वेटलैंड का नंबर पूछेगा तो आपसे इस टाइप से लिख के देगा कि जनवरी 2019 या जुलाई 2019 तक कितने वेटलैंड थे देश में। तो इस टाइप की डेट लिख करके वो पूछते हैं, मंथ या ईयर लिख करके, क्योंकि जो 10 जुड़े हैं वो इसी साल स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी के आसपास कहीं जुड़े हैं। दूसरा अपन का एक तो नंबर वाला हुआ, दूसरा आपको जो वेटलैंड देखना है वो है कौन सा वेटलैंड कहाँ है। जैसे कि एक है चिल्का लेक। चिल्का लेक अपने यहाँ उड़ीसा में आ गई, ये तो शायद वो है बीच की है। चिल्का लेक उड़ीसा में, ये यहाँ पर आ जाएगी चिल्का लेक। ये रही 12 है कोलेरू, कृष्णा कोलेरू, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा रिवर है, दूसरा इधर कोलेरू है, तो ये बीच की पॉइंट पे है। ये है पॉइंट कैलीमियर। और फिर अपने यहाँ के राजस्थान वाले देख लो, यहाँ पर भोजताल एमपी वाले देख लो, और 2-3 यहाँ की देख लेना। खासकर ये जो मणिपुर की इम्फाल की है, और ये जो कोस्टल वाली है इनको ध्यान से देख लो, गुजरात वाली। नाम ही देखनी है, 1-2 बार देखते हो याद हो जाता है। क्वेश्चन केवल ये आ सकते हैं कि जैसे पॉइंट कालीमीर जो फेमस है वो कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है। राजस्थान की बात की जाए तो अपने 2 हैं, एक है केवलादेव और दूसरा है रामसर, ये सॉरी सांभर लेक है, और दूसरा केवलादेव है। इन दोनों की जो काफ़ी डिटेल है, नोट्स हैं वो काफ़ी डिटेल दिए गए हैं, आप उसे पढ़ लोगे। अब अपना अगला टॉपिक आएगा वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये जो डिजास्टर है इसको मैनेज करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म होते हैं जिन्हें समझना होता है। उनमें सबसे पहला तो आता है अपना हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब वो कोई भी एक्ट है, जैसे भूकंप आ गया तो एक इवेंट है। पहले तो आएगा इवेंट, उसके बाद मचेगी तबाही मतलब डिजास्टर, और आखिर ये तबाही कैसे मचेगी, तो उसके लिए सोसाइटी की तरफ से भी उसकी वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, वो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होते। तो ये 3 टर्म समझ लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट का आधा काम हो गया। तो सबसे पहला टर्म क्या है अपना, हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब क्या है, ऐसा कोई इवेंट, चाहे वो नेचुरल हो यानी कि जैसे भूकंप आ गया, या मैन इंड्यूस, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए, वो भी तो ये क्या हुआ, एकदम पूरा एकदम बड़ा इवेंट हुआ। ये नेचुरल या जो अपने मैनमेड थे, ये वो इवेंट थे जिसमें ह्यूज अमाउंट में वहाँ पर एनर्जी एकदम छोड़ दी गई। तो हैजार्ड का मतलब केवल इवेंट होता है, और ये जो इवेंट है वो नेचुरल या मैनमेड हो सकते हैं। और जनरली ये जो इवेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो इंसान है उसको इंजरी या उसकी लाइफ ही ले लेते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, या उसकी जो लाइवलीहुड है, जैसे दुकान है, किराना स्टोर खोल रखा था तो किराना स्टोर को बर्बाद कर दिया, या फिर जो इन्वायरमेंट है उसको लॉस पहुंचेगी। 7 की जगह एंड कर लेना, ये इन्वायरमेंट है। तो इस टाइप से जो हैजार्ड है बेसिकली इंसान को लॉस पहुंचाए, या उसकी लाइवलीहुड को लॉस पहुंचाए, या उसकी प्रॉपर्टी को करे, या इन्वायरमेंट को लॉस करे। तो उस इवेंट को टर्म यूज किया जाता है हैजार्ड। अब ये इवेंट या हैजार्ड जो है वो कैसा भी हो सकता है, वो नेचुरल हो सकता है, जहाँ पूरा का पूरा इवेंट जो है वो नेचुरल है, जैसे कि सुनामी है, वॉल्केनिक इरप्शन है, या मैनमेड हो सकता है जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का मिक्सअप हो, जिसमें सोशियो इकोनॉमिकल बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर केरला में फ्लड आ गई है, या तमिलनाडु उसमें चेन्नई में फ्लड आई थी 2 साल पहले, तो वो भी एक टाइप से सोशियो नेचुरल था, मतलब दोनों का मिक्सअप था उसमें। तो हैजार्ड जो है वो तो केवल एक इवेंट है, लेकिन किसी केवल इवेंट से कोई डिजास्टर नहीं बन जाता है। अगर यही जो हैजार्ड है, फॉर एग्जाम्पल भूकंप, अगर यही भूकंप 7 रिएक्टर स्केल का ना होगा, 10 का ले लो, अगर ये राजस्थान के जो रेत वाले टीले हैं उनमें ले आके रख दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ एक चूहा भी न मरे। लेकिन यही जयपुर में ले आ दो, वो भी 10 का नहीं 8 का ही लेके आ जाओ,
जयपुर में बहुत कुछ तबाही हो जाएगी। तो ये जो है डिजास्टर, सेकेंड टर्म है डिजास्टर मतलब तबाही। तबाही क्या होती है कि जब ये जो अपने इवेंट हैं, जो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, ये बड़े लेवल पे जो अपनी चार चीज़ें थी उनको लॉस पहुंचाए, बहुत ही बड़े लेवल पे। कौन सी? इंसान की लाइफ ले लें, या उसकी लाइवलीहुड, या उसकी प्रॉपर्टी, या इन्वायरमेंट। और वो इतने बड़े लेवल पे करते हैं कि ये जो सोसाइटी है उसे समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर वो क्या करें। वो उनकी जो कोप यानी कि उसको हैंडल करने की जो कैपेबिलिटीज है उससे आगे चले जाते हैं। तो ये जो सोसाइटी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो ऑलमोस्ट डिसरप्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी की जो एबिलिटी है उससे ज़्यादा चले जाते हैं। अब इससे रिलेटेड चीज़ अलग है कि भाई जब कहीं आता है तो नेशनल इकोनॉमी को भी बहुत लॉस पहुंचाता है, वो चीज़ अलग है। मेन मुद्दा आपको सेंस समझ में आया है कि डिजास्टर आखिर होता क्या है। जैसे कि 2004 की सुनामी, 2004 की सुनामी में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। तो वो एक डिजास्टर थी। इवेंट क्या था? अर्थक्वेक। कौन सा? समुद्र के नीचे वाला। केवल अर्थक्वेक से सुनामी आ गई उससे ये इतना बड़ा डिजास्टर नहीं बन जाता, लेकिन क्योंकि वहाँ वल्नरेबिलिटी थी इसलिए ये डिजास्टर बन गया। तो डिजास्टर का मतलब तबाही। तबाही होने के लिए इवेंट होना जरूरी है, लेकिन इवेंट होने से ही तबाही नहीं आती है, उसके बीच में एक तीसरा फैक्टर भी है कि वो उसके लिए जो जगह है वो कितनी वल्नरेबल है। तो तीसरा पॉइंट आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब कि कहीं की जो सोसाइटी है वो ऐसे ऐसे समझ लो कि 2000 ये 2001 है। 2001 2001 में भुज में अर्थक्वेक आया था। आपने ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा या छोटे होंगे उस टाइम पे 6-7 या उससे भी कम क्लास में हो सकते हैं। उस टाइम पे सुना होगा कि ज़्यादातर जो वर्कर थे जो सब्जी मंडी वगैरह का काम करते थे वो घरों से बाहर निकल गए, वो तो जिंदा बच गए, लेकिन जो घर में छोड़ के गए थे वो सब खत्म हो गए। तो आखिर ये भोज में ऐसे वल्नरेबिलिटी क्यों होती? क्योंकि भोज में क्या था कि एरिया जो था, देखो भोज के बगल में जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ एक चूहा भी नहीं मरा। क्यों? क्योंकि कच्छ में भूकंप कितना भी लिया दो वहाँ एक चूहा इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि उसकी वल्नरेबिलिटी ही नहीं थी। यहाँ वल्नरेबिलिटी मतलब क्या है? इस टाइप की कंडीशन जो उसके लिए ससेप्टिबिलिटी बनाते हैं। सर कंडीशन क्या थी? भोज एक पुराना सिटी है तो ज़्यादातर जो मकान है वो पुराने बने थे, कोई 20 साल के, कोई बाबा आदम के ज़माने के। तो उन्हें तो कोई धक्का दे दे वो वैसे ही गिरने वाले थे। तो एक तो पुराना दिक्कत है कि पुराना इंफ्रा था जो आसानी से अर्थक्वेक में गिर जाता। दूसरा दिक्कत है कि पुरानी बस्ती है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पर। तो अगर कभी भूकंप आ जाए और लोग भागना चाहें बस्ती से निकलने के लिए तो कहाँ भाग के जाएं? ये कोई नेशनल पार्क टाइप के बीच में, मतलब छोटे छोटे जगह जो अपने पार्क वगैरह होते हैं सिटीज के वगैरह में वैसे छोड़ते नहीं है क्योंकि अनऑर्गेनाइज पूरा डेवलपमेंट होता है। तो ये भाग के भी जाएंगे कहाँ? अपनी गली से दूसरी की गली में या तीसरी की गली में। और सेकंड थिंग, इतनी सारी पॉपुलेशन एकदम गली में भाग नहीं सकती, तो इनकी गलियां सकरी हैं, गलियों में भाग नहीं सकते और भाग के जाएंगे कहाँ? घर में बच हो सकता है बिल्डिंग से ही वो बच भी जाए, दूसरे की बिल्डिंग से दब के मर जाएंगे नहीं तो एक टाइप से इनकी जो इंफ्रा है वो पूरी तरह से या तो खराब था, दूसरा रनिंग के लिए इनके लिए पैसेज प्रॉपरली नहीं थे, तीसरा इनके यहाँ कुछ नया भी इंफ्रा था, नई वाली भी बिल्डिंगें थी। लेकिन नई वालों के साथ दिक्कत ये थी कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भूकंप भी आएगा। उनने तो बस जो भी पैसा लगा था पहले कभी चंदे से अपनी नींव बना ली, और फिर जैसा भी पैसा आया उन्होंने अपना पहला स्टोरी खड़ी कर दी, फिर उसी के ऊपर बनाते चले गए। तो जो नई बिल्डिंगें थी वो बिल्कुल अनसेफ थी। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि थोड़ा भूकंप आया सब की सब गिर गई, पुरानी और नई। तो इससे लॉस बहुत पहुंचा। तो मैंने क्या बोला? वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब ससेप्टिबिलिटी, कि कोई सोसाइटी उसके प्रति कितनी ससेप्टिबल है। क्योंकि ये इस टाइप की सोसाइटी है, जैसे अपना दिल्ली है, वो ज़्यादा ससेप्टिबल है कंपेयर टू आपके विलेज के, क्योंकि विलेज में जो मकान है वो कम है, पॉपुलेशन भी कम है। कितना भी बड़ा भूकंप आ जाएगा, अगर आपका आधा गांव गया भी तो वहां पर जो लॉस हुआ लाइफ का वो सपोज हुआ 250 लोगों का, जबकि दिल्ली में होगा वो होगा 25 लाख का, सपोज 5 लाख का मान लो अगर बड़ा भूकंप आ गया। तो इसे डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपके को नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी लॉस लाइफ का नहीं हुआ जितना बड़ा यहाँ पर हुआ। तो थर्ड पिलर जो अपना आता है वो है वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी। एक तो अपना होता है हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब केवल एक इवेंट से होता है।
डिजास्टर का मतलब वो तबाही से होता है, लेकिन हैजार्ड को तबाही कौन बनाता है? वो बनाता है यहाँ वल्नरेबिलिटी। तो अगर आप वल्नरेबिलिटी पे काम करोगे, इसे रिड्यूस कर दोगे, तो कोई भी इवेंट आपके यहाँ डिजास्टर नहीं बनेगा। जैसे मुंबई के साथ है, उन्होंने सिंपल सी चीज़ थे, इवेंट तो हमेशा से होता रहा, वहाँ तो बरसात हमेशा से होती रही, लेकिन उन्होंने बीच में जो वल्नरेबिलिटी बढ़ा दी, उन्होंने पाइपलाइन सही नहीं की। इसका रिजल्ट हुआ कि जैसी बारिश हुई उनके यहाँ क्लॉग हो जाता है, पानी भर जाता है। अब तीसरा अपना मुद्दा आता है कि ये अपनी जो डिजास्टर है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किस टाइम पे कि डिजास्टर कैसे आता है, जैसे मतलब उसके हिसाब से टाइप। पहला होता है स्लो ऑनसेट, मतलब वो डिजास्टर जो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे कि अपना सूखा है। राजस्थान में जो सूखा पड़ रहा है, खासकर इनके जो इस साइड के जो अपने आगरा से लगे हुए झुंझुनू के आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सूखा कोई एक दिन का काम नहीं है। या पंजाब में जो पानी की क्राइसिस है वो एक दिन का काम नहीं है। इन लोगों ने दर पानी को एक्सप्लॉइट किया। मतलब ये है धीरे 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 करके इन्वायरमेंटल या वाटर लेवल नीचे डाउन गया और अब वो लिमिट से ज़्यादा हो गया। यह फेमाइन है, ड्राउट है, फेमाइन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कोई एक दिन की दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे हमने बढ़ाया है, तो इन्हें बोलते हैं स्लो ऑनसेट डिजास्टर। दूसरा होता है रैपिड ऑनसेट, जैसे कि अपना अर्थक्वेक है, आया और चला गया 5 मिनट में, लेकिन 5 मिनट में तबाही मचा के चला गया। इसी टाइप से दूसरा है नेचुरल है या ह्यूमन इंड्यूस है। अब अपने में एक और टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें क्या है कि देखो इन कैटेगरी में बन जाते हैं अपने में। तीसरा ये कई बार एक कैटेगरी और बना देते हैं ज़बरदस्ती कि वो डिजास्टर जो क्लाइमेटिक फैक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि ड्राउट या फ्लड है, ये क्लाइमेटिक यानी कि रेनफॉल से जुड़े हुए हैं। साइक्लोन है, एटमॉस्फेयर से जुड़ा है। हेल स्टॉर्म है, आसमान से होता है। हीट वेव्स है, गर्मी की वो पड़ रही है, वो भी आसमान से हो रहा है, मतलब क्लाइमेटिक है। दूसरा पानी से है, पानी का मतलब इनका मतलब है समुद्र से रिलेटेड, जैसे कि सुनामी आ गई, सुनामी के साथ फ्लड आ जाता है। लिम्निक इरप्शन, ये जो तालाब होते हैं, तालाब में भी CO2 गैस जो है, या मीथेन गैस का जब ब्लास्ट होता है, तो वो भी आसपास के गांव में पूरे तालाब का भी इरप्शन हो जाता है। जियोलॉजिकल जो जमीन से होने वाले हैं, मैन मेड है, या बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जैसे डिजास्टर, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, टिड्डियों का अटैक है। कैटल में एकदम, जैसे पिछले साल थी यहाँ नॉर्थ इंडिया में, जो अपनी गायें थी उनमें फुट एंड माउथ डिजीज बहुत तेजी से हो रही थी, और लगभग एक गाय हर गांव से डेली मर रही थी। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही थी, तो ये है एक टाइप का बायोलॉजिकल डिजास्टर। अब अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? इवेंट पढ़ा, यानी कि इवेंट है अपना, दूसरा उसे डिजास्टर बनाया, तीसरा था वाल्नरेबिलिटी। अब ये चीज़ें तो अपनी हो गई। अब अपने पास मुद्दा क्या है कि आखिर ये जो हैजार्ड थे या जो डिजास्टर अपना बन रहा था, इसको कैसे मैनेज किया जाए। मेन सब्जेक्ट ही ये है कि इसको मैनेज करना है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ों को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि भूकंप कब आएगा नहीं पता, तो वहाँ पर अपने पास जो उसे मैनेज करने का तरीका है वही कर सकते हैं। तो मैनेज कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ कभी भी जा सकती है, तो आपके घर वालों का क्या होगा, तो आप अपना इंश्योरेंस करा लेते हो। सेम थिंग यहाँ पर यही कि कोई भी इवेंट हो, जैसे कि यहाँ डिजास्टर घटा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अगर जयपुर में डिजास्टर की घटना होती है, अर्थक्वेक होती है, वहाँ पर बिल्डिंग आधा जयपुर कोलैप्स हो जाता है, तो क्या करोगे? सबसे पहले NDRF की टीम क्विक रिस्पॉन्स देगी। ये रिस्पॉन्स में वो क्या करेंगे, लोगों को जो बिल्डिंग है वहाँ से निकालेंगे, उन्हें शेल्टर देंगे। रोटी, देखो रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले चाहिए होता है, और वही इन्हें देना पड़ेगा। तो ये एक टाइप से हाल ही उन्हें क्विक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इसके बाद होता है रिकवरी का काम। रिकवरी का ये क्विक रिस्पॉन्स तो हाल दे दिया, अगले 5-10 दिन तक चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जयपुर को दोबारा से खड़ा किया जाएगा, रिकवरी देंगे, जिसमें ह्यूमन, जैसे किसी के हाथ पैर टूट गया तो उसका इलाज किया जाएगा, तो उसे भी मतलब ह्यूमन रिकवरी देंगे। किसी को थोड़ा अगर ब्रेन का थोड़ा इशू हो गया, ज़्यादा उससे इफेक्टिव हो गया, तो फिर उसे साइकोलॉजिस्ट देगा, हेल्प करेगा। या फिर जो कंस्ट्रक्शन है, तो गवर्नमेंट फंडिंग करेगी कि लोग जल्दी से अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ पाए, इंडस्ट्री पहले की तरह वापस चल पाए, इंफ्रा पहले जैसा चल पाए। तो फिर दूसरा इवेंट आएगा, वो आएगा अपना, मतलब यहाँ पर आएगा वो है अपना रिकवरी का। कुछ टाइम बाद अपन रिकवरी पे शुरू कर देंगे। अब रिकवरी तो हो गई, इसके बाद फिर क्या करेगा, हम ध्यान देंगे मिटिगेशन पे, कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से जयपुर
पहले से ज़्यादा वल्नरेबल, मतलब पहले बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था। तो ये जो इवेंट हुआ था इससे रिकवरी तो हुए, लेकिन कई बार क्या है कि रिकवरी के साथ भी समस्याएं होती हैं, तो फिर हम वापस जो इशू थे उनको सॉल्व करेंगे और इंफ्रा के साथ साथ अदर चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, उन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने की ट्राई करेंगे। जो अभी तक हैजार्ड डिजास्टर जो था उसके जो रिजल्ट थे उन चीज़ों को मिटिगेट करेंगे। और चलो ठीक है, यहाँ तक अपनी सोसाइटी हो जाती है नॉर्मल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगली बार फिर भूकंप होगा और फिर हम फिर इतनी सारा काम करेंगे। अब हम उसकी पहले से तैयारी करना शुरू करेंगे कि अगली बार जब भूकंप आएगा तब हम क्या करें। तो पहले से जैसे इंश्योरेंस जैसी चीज़ें, तो पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो साइकिल है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये कोई एक चीज़ है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कोई एक इवेंट नहीं है, ये बहुत सारे इवेंट का एक पूरा ग्रुप है जिससे हम उसे हैंडल कर सकें। आपके सिलेबस में एक नेक्स्ट आता है कि आखिर जो नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट है हमारे यहाँ, तो उसका फ्रेमवर्क कैसा है नेशनल या स्टेट लेवल पे। सो स्टेट मतलब इसका फ्रेमवर्क जो है वो पहले तो हमारा एक्ट आता है 2005 का। एक्ट क्यों आया? क्योंकि 2004 में आई थी सुनामी, तो उसके अगले साल आया है ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब इसमें इनने फ्रेम क्या किया, बोला एक तो सेंट्रल लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फोर्थ है पंचायत लेवल, मतलब गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे। तो इस टाइप से इन्हें 4 पिलर किए। सेंट्रल लेवल पे उन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेवल पे अगर याद रखना तो एक तो इन्होंने वहाँ पर किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, दिल्ली में है। एक तो ये अथॉरिटी बनाई क्योंकि ये अथॉरिटी है जो ट्रेनिंग वगैरह जैसी चीज़ें वगैरह की चीज़ें जो देगी। दूसरा, इनको स्किल चाहिए तो उसके लिए काम करेगी इंस्टीट्यूट, तो एक दूसरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, और तीसरी है वर्क फोर्स, जो आप NDRF की जो टीम आ जाती है वो है वर्क फोर्स। तो ये 3 चीज़ें तो है सेंटर लेवल पे। इन सब के ऊपर सबसे ऊपर है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको चेयर करता है होम मिनिस्टर अमित शाह। हालांकि आपने कई बार देखा होगा कि मोदी जी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो एक्चुअली में ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं है, वो इसके ऊपर एक सेक्रेटरी लेवल मीन्स जो अपना कैबिनेट है, तो कैबिनेट की एक एडहॉक कमेटी होती है, उस लेवल पे वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो अपने लिए यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए क्या मुद्दा है, एक तो जो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये कब बनी, 5 में। ये चीज़ें किस पे कर रही हैं, सेंट्रल लेवल पे। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी को चेयर कौन कर रहा है, होम सेक्रेटरी, अमित शाह नहीं, होम सेक्रेटरी, ना कि होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी कर रहा है एग्जीक्यूटिव कमेटी को। क्योंकि जो मिनिस्टर होता है वो मिनिस्टर ही एग्जीक्यूटिव ना होकर एक और कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, उस वह होम मिनिस्टर होता है। ये मिनिस्टर छोटी छोटे डे टू डे एक्टिविटी को नहीं देख सकता, तो उसके लिए सेक्रेटरी काम करता है। इसमें ज़्यादा डिटेल के पछले में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। एक मुद्दा ये आता है कि ये NDRF कब बना, तो ये उसके अगले साल बना था, ये 2006 में बना था, इस चीज़ को याद रखो। स्टेट लेवल पे भी वैसे ही होता है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, और फिर इनका एक ये जो वर्क फोर्स है, जैसे NDRF है, NDRF जैसा SDRF स्टेट वर्क फोर्स नहीं होता। अगर स्टेट वर्क फोर्स होता तो आपको जो आसाम में NDRF लगी है या बिहार में NDRF लगी है, वो NDRF ना होकर फिर बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स सुन रहे होते। वो ऐसा नहीं है, मतलब ये स्टेट लेवल पे है ही नहीं। बस केवल एक स्टेट लेवल पे एक अथॉरिटी होती है जिसको चीफ मिनिस्टर मतलब उसका चेयरमैन होता है और वो देखता है इसे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है जिसको DM देखता है, कलेक्टर देखता है, और फिर इसके बाद नीचे आती है पंचायत लेवल पे, जिस पे अपना जो सरपंच होता है वो उसमें देखता है, या सेक्रेटरी, मेनली सेक्रेटरी होता है। यहाँ पर अपने लिए जो याद रखना था वो है ईयर। जैसे कि अपना जो NDMA जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वो कब आया, 2005 में। NDRF बना 2006 में। ये अथॉरिटी बनी, ये जो अपना NDMA है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बनी 2005 में। और स्टेट वाले को चीफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है। ये चीज़ मतलब क्या है। दूसरे इसके साथ क्या है कि अपने इस पर डिजास्टर मैनेजमेंट पे पॉलिसी आई थी, तो पॉलिसी आई थी 2009 में, और ये जो प्लान आया वो आया था 16 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखो कि प्लान कब आया है या पॉलिसी कब आई है। इससे ज़्यादा चीज़ों के देखो आपको UPSC का पेपर देना नहीं है, क्योंकि UPSC के जो GS3 है उसमें पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट है। सेकेंड थिंग, उसमें अभी कुछ चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट में इस टाइप की है कि जैसे स्टैम्पडी है, तो स्टैम्पडी में फिर आपको कैसे मैनेज करना है, कैसी कंडीशन है तब स्टैम्पडी मतलब भगदड़ मचती है।
फिर आपको कैसे मैनेज करोगे, तो फिर रिकवरी वाले ये सारी जो चीज़ें डिटेल थी वो यहाँ देखने की ज़रूरत अपने थी नहीं, क्योंकि उम्मीद नहीं कि ऐसी चीज़ें पूछेगा कोई। लास्ट पार्ट जो था आपके वो कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी जो वर्क थे उनसे रिलेटेड थे। तो यहाँ पर आपका जो नोट्स है वहाँ गलती से क्या हुआ कि यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट ही लिख गया है, वो एक्सचेंज हो गया, इस पर ध्यान नहीं दिया, नीचे वालों को चेक किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ 10 पे आपके पे ये डिजास्टर है उसे कर देना 9 पे, और 9 के पे यहाँ का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली मीन्स इंटरचेंज हो गई थी हेडिंग। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें बहुत सारे चलते रहते हैं, एक सर इनका एक क्रम से दे रखा है, खासकर इनमें आपको इस टाइप के जो मिल जाएंगे, जैसे इस टाइप के ब्लॉक से मिले हैं। इसका मतलब ये है कि देखो ये तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। अब इसमें जैसे IUCN वगैरह वाले हैं, इन्हें देख लो कहाँ पर किसकी हेडक्वार्टर वगैरह है, कब स्टेबलाइज हुआ है, इसी से रिलेटेड चीज़ें अपनी निकल आती हैं। यहाँ केवल आपको एक इको सेंसिटिव जोन के बारे में बताना था, क्योंकि आप अक्सर पढ़ते हो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के थ्रू स्टेबलाइज की जाती है, लेकिन इनके आसपास का जो इको सेंसिटिव जोन है वो एक्चुअल में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है, ना कि इन दोनों के अंडर। और फिर किसकी क्या है, स्टेटरी है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी है ना, पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपको इसलिए मुद्दा है कि 2008 में जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्शन प्लान शुरू किया था जिसके अंदर 8 मिशन चलाए थे, और इस जो ये जो कमिटी थी, मतलब इसकी जो कमिटी थी उसको चेयर करते थे अपने मनमोहन सिंह जी। तो इस टाइप का प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज ये एक बॉडी बनाई थी, और वो इस 8 मिशन चलाए थे कि हमें अलग अलग टाइप के एरिया है। तो आपको क्या याद रखना है कि एक तो ये कब स्टार्ट किया गया, दूसरा ये कौन कौन से मिशन है। हालांकि ये आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है। इनमें से बहुत सारे जो मिशन है उनके जो एम है वो उनमें बहुत सारी चेंज, देखो ये 8 की है, 8 की मतलब 12 साल हो चुके हैं। ये जो स्पेस जो एरिया इन्होंने सिलेक्ट किए थे वो ऑलमोस्ट बहुत सारे 12 साल में बदलाव हो चुके हैं। इनमें जैसे सोलर मिशन है वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे जा चुका है। बस ये है कि इनमें से कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे इसमें एक अर्बन होगा जिसके अंदर अपन जो जवाहरलाल नेहरू एक चल रहा था अर्बन इंफ्रा का, वो लगभग बंद ही हो चुका है, उसकी जगह स्मार्ट सिटी आ गया। अब क्योंकि इनका पता नहीं है भाई, हो सकता है क्योंकि ये कांग्रेस ने शुरू किया था और आपके यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो इसलिए इन्होंने ज़बरदस्ती आपके सिलेबस में डाल रखा हो। अदरवाइज ये एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे एक बकवास टॉपिक है। बकवास आई मीन क्योंकि इसके ज़्यादातर कंटेंट ऐसे हैं जो एक अलग लेवल पे डेवलपमेंट में जा चुके हैं, जिससे सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है, सिलेबस काफ़ी एडवांस हो चुका है। जैसे यहाँ नेशनल वाटर मिशन था, ये पूरा चेंज हो चुका है, जो अपना प्रधानमंत्री का जो वाटर का आया था उसमें ये एक अलग लेवल पे चला गया जो पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ग्रीन इंडिया मिशन था, ये हाईवे कॉरिडोर वगैरह प्रोजेक्ट है वो इससे ज़्यादा एडवांस फॉर्म में आ गए हैं, वो इससे बेटर काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए बस एक बार इसे देख लेना कौन कौन से, पहला तो ये देख लेना कि कौन कौन से प्लान है जो इसके अंडर हैं। दूसरा ये देख लेना कि 2008 में शुरू हुआ। तो यहाँ पर अपन को एक तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, इसमें ज़्यादा डिटेल की पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्वेश्चन आ जाए।